हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीआईसी। तो आज से हम जो 12th क्लास का यूनिट जो हमारी है जावास्क्रिप्ट यूनिट 3 उसके रिगार्डिंग आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है। तो टर्म 1 में इसमें से 2 मार्क्स का जो हमारा आना था, ठीक है, तो वो हमारा 2 मार्क्स का आया था। एक तो एक्सटेंशन आया था जो मैंने आपको वीडियोज में कवर कराई थी, ठीक है, और एक क्लाइंट साइड सर्वर साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, और एक के साथ ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो हमने सारे हमारी वीडियोज में कवर कर रखे थे। तो आज की जो हम वीडियो है इसमें हम और कवर कवर हमारा स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपका जो मार्च में एग्जाम होने वाला है उस वो आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सब्जेक्टिव बेस पे ही हमने अपना कंटेंट तैयार किया है, और जितना शॉर्ट हो सकता था उस कंटेंट को हमने शॉर्ट वे में कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसको क्रिएट किया है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, उसके स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उसका रिव्यू क्या है, उसके बारे में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम उसके एडवांटेजेस, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो कंटेंट जो हमारा जावास्क्रिप्ट में मोस्टली कवर होता है उसके बारे में बाद में स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 2 वीडियो आपके जो पूरे थ्योरेटिकल रहेंगे, जहाँ से अगर आप ध्यान से सुन के इन वीडियोज को कवर कर लेते हो, ठीक है, और अपने शॉर्ट नोट्स भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेंगे, और मोस्टली क्वेश्चन आपके इनमें से कवर हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट जावास्क्रिप्ट। तो इट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए, जावास्क्रिप्ट हमारी जो है वो क्लाइंट साइड पे वर्क करती है, तो इसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज रीड बाय द ब्राउजर। इसको जो रीड करेगा वो ब्राउजर के द्वारा रीड की जाएगी। इसके लिए कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर अलग से नहीं है। ठीक है। और ये इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है हमारे थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के जा रहा हूँ। तो जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, तो इसको कंप्यूटर डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और जो हम कोड लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, कुछ एक रूल्स और स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए। ठीक है। तो इसको कंप्यूटर डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता। जिस तरह कोई एक बंदा इंग्लिश बोलता है और एक हिंदी बोलता है, तो ना तो इंग्लिश वाला हिंदी को समझ सकता, ना हिंदी वाला इंग्लिश को समझ सकता है। तो उसके लिए हम एक ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, जो दोनों लैंग्वेजेस को जानता है, इंग्लिश को भी और हिंदी को भी। तो उनके लिए ट्रांसलेशन का काम करता है। उसी प्रकार से जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो हम ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं। तो जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं वो 3 हैं। एक है असेंबलर, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइक C++, जावा, ये हमारे कंपाइलर का यूज करते हैं। ठीक है। और सेकंड हमारा आता है इंटरप्रेटर, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइक पाइथन। तो पाइथन है, रूबी है, ये हमारे इंटरप्रेटर का यूज करती है। तो इसमें एक बात ये आती है कि भाई जो ये कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और इंटरप्रेटर भी हमारा लो लेवल लैंग्वेज, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे पूरे कोड को एक बार में रीड आउट करके और बता देता है आपके इस लाइन में एरर है। 2 एरर है तो 2 लाइन विद लाइन नंबर बताएगा कि इस लाइन में आपकी एरर आ रही है और इस लाइन में आपकी एरर आ रही है। उसी प्रकार से इंटरप्रेटर जो वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अगर उसी को किसी लाइन पे एरर मिल गई है तो वो उससे नेक्स्ट लाइन को रीड अप नहीं करेगा, उससे आगे के पूरे कोड को ही रीड अप नहीं करेगा जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करते थे। तो हमारे कुछ ट्रांसलेटर्स थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कैसे हमारा प्रोग्राम रीड करता है इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इट इज रीड बाय द ब्राउजर, तो ब्राउजर जब इसको रीड करेगा तो इंटरप्रेटर का यूज करेगा। ठीक है। इट इज डेवलप्ड इन 1995। ये जो डेवलप हुई है 1995 में डेवलप की गई, और ब्रेंडन इच के द्वारा ये डेवलप की गई। इट इज डेवलप्ड बाय नेटस्केप, जो एक कंपनी थी,
उसमें वर्क करता था ब्रेंडन इच। उसने 1995 में नेटस्केप जो कंपनी थी उसके अंदर इसको क्या किया, यूज किया। आजकल यूज नहीं हो रहा। नेटस्केप एक ब्राउजर होता था हमारा, जिस तरह मोजिला है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसी प्रकार से। इट्स फर्स्ट वर्जन इज रिलीज्ड इन 1996 बाय नेटस्केप 2। तो नेटस्केप 2 जो है उसने 1996 में इसका क्या कर दिया, फर्स्ट वर्जन रिलीज कर दिया। एट दिस टाइम इट्स नेम इज लाइवस्क्रिप्ट। और जब नेटस्केप 2 ने इसको 1996 में लॉन्च किया था वर्जन, इसका फर्स्ट वर्जन, तो इसको लाइवस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन अगस्त 1996 वर्जन 3.0 is released by Microsoft for its own browser like Internet Explorer। अब 1996 में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउजर्स के लिए इसका वर्जन 3.0 निकाल दिया, ठीक है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हम यूज करते थे। इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, स्मॉल है और लाइट वेट लैंग्वेज है। इन द कोर जावास्क्रिप्ट वी आर हैविंग कोर सेट्स ऑफ लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम कोर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें हमने कोर ऑब्जेक्ट्स और कोर सेट ऑफ लैंग्वेजेस यूज किए थे। तो इन द ऑब्जेक्ट वी इंक्लूड, जब हमने ऑब्जेक्ट यूज किए तो उनमें हमने एरे, डेट और मैथ, ठीक है। और इन द लैंग्वेज वी इंक्लूड ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेटमेंट्स। जो हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में आई तो उसमें हम एरे, डेट और मैथ का यूज कर सकते थे। एरे, ठीक है, एरे जो कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या होमोजेनियस एलिमेंट बोल सकते हैं। एरे इज ए सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स, ठीक है। और डेट में अगर हमें डेट का कहीं यूज करना है, टाइम का यूज करना हो। और मैथ से क्या करता है, हमारा मैथ से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है उनके लिए फॉर्मूले प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइब्रेरी भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैथ, ठीक है। और दूसरा हमने ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेटमेंट्स के लिए इसका यूज करते थे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में हमारे यही जाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इस टाइप के ऑपरेटर्स का यूज होता था। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम इफ एल्स कंडीशंस का यूज करते थे। और स्टेटमेंट में लाइक होगी ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो कॉमन कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, आगे जाके हम इनको प्रैक्टिकल में कवर्स भी करेंगे, ठीक है। तो इनका यूज होता था कोर जावास्क्रिप्ट में, ठीक। वी कैन एक्सटेंडेड इट बाय यूजिंग वेरियस वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्पजेज बाय इम्प्लीमेंटिंग विद एडिशनल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग वैरायटी में डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करना है तो हम इसमें एडिशनल ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इन नवंबर 1996। देखिए अब तक बात जो हो रही थी, 1995 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था नेटस्केप ने, ठीक है। तो 1996 नवंबर 1996 में क्या हुआ, ईसीएम में, ठीक है, ईसीएम में क्या, हमारा यूरोपियन कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है। ये एसोसिएशन क्या करते हैं, हमारी जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, चेक करती है कि हमने जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है वो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो नवंबर 1996 में क्या हुआ, इट सबमिटेड टू ECMA। इसने क्या किया, एडॉप्ट कर दिया इसको। नेटस्केप जो हमारा था उसने बताया कि हमने इसको सबमिटेड कर दिया ECMA को। तो क्यों सबमिटेड किया, इट वाज सबमिटेड टू ECMA फॉर कंसिडरेशन टू चेक द स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है उनको कंसिडरेशन के लिए और चेक करने के लिए उसने इसको किसको सबमिटेड कर दिया, ECMA को। When we found that its work as per industry standard, जब हमने चेक किया और पाया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर वर्क कर रही है, देन वर्जन, ठीक है, देन वर्जन ECMA स्क्रिप्ट इज लॉन्च। तो इसको नाम जाने लगा ECMA स्क्रिप्ट के नाम से जाने लगा। इन जून 1997 फर्स्ट एडिशन इज रिलीज्ड विद ECMA 262 स्पेसिफिकेशन।
तो 1997 में इसमें एडिशन आया, वर्जन या एडिशन आया, इज रिलीज्ड विद ECMA 262 स्पेसिफिकेशन के नाम से। ठीक है, तो इसका जो एडिशन आया वो ECMA 262 जो स्पेसिफिकेशंस थी उनके साथ 1997 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज कर दिया गया। It is adopted by ISO IEC I6262 with some modification in June 98 and released the second edition। तो जून 1998 में क्या किया गया, इसका सेकंड एडिशन है वो रिलीज किया गया और इस टाइम पे ये अडॉप्ट कर ली थी ISO IEC 16262 ने। इसके बाद इन दिसंबर 2009 ECMA स्क्रिप्ट फिफ्थ एडिशन वाज रिलीज। इसके बाद इसका थर्ड एडिशन भी आया था, उसका कोई डेट वगैरह दे नहीं रखा, डेट और ईयर। ठीक है, लेकिन जब फोर्थ एडिशन इसका कोई आया ही नहीं था, लेकिन इन दिसंबर 2009 ECMA स्क्रिप्ट है उसका फिफ्थ एडिशन रिलीज किया गया। और जो करंट में हमारा यूज हो रहा है वो ECMA स्क्रिप्ट का 5.1 वर्जन हो रहा है जो जून 2011 में रिलीज किया गया था। द करंट एडिशन ऑफ द ECMA स्क्रिप्ट इज 5.1 which is released in June 2011। लास्ट में हमारा क्या है, ECMA इज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ECMA हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है किसका, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को चेक करता है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम इतना ही कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना कंटेंट मेहनत करके तैयार कर रहे हैं, तो हम इसके लिए आपसे कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही हमें देना है। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। तो आज वीडियो को विदाउट लाइक और विदाउट चैनल को सब्सक्राइब किए लीव नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।